Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 yoga new session 2026 to 27. So in this video we are going to cover unit 1 introduction to yoga and yogic practices. इस chapter को हम समझने वाले हैं और फिर हम इसमें previous year questions भी practice करेंगे. तो चैप्टर को समझने से पहले एक बार हम इस चैप्टर का वेटेज देखेंगे, बोर्ड एग्जाम में इसका कितना वेटेज रहता है। तो यहाँ पर हम लेटेस्ट बोर्ड एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, मींस 2026 बोर्ड एग्जाम में क्या पैटर्न रहा है। तो देखिए यहाँ पर चैप्टर 1 से 8 क्वेश्चंस पूछे गए जिनका टोटल वेटेज है 13 मार्क्स। आप जानते हैं जो आपका थ्योरी बोर्ड एग्जाम होता है दैट इज ऑफ 50 मार्क्स। योगा के केस में ये 50 मार्क्स का थ्योरी बोर्ड एग्जाम होता है और इस 50 मार्क्स में से 13 मार्क्स का पोर्शन आपसे चैप्टर 1 से पूछा गया। ठीक है, तो इसका मतलब है काफी अच्छे मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी कंसेप्ट्स हैं, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं एंड डेफिनेटली आप इस चैप्टर से अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ पर टोटल 5 एमसीक्यू पूछे गए। एमसीक्यू मींस जहां पर 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको करेक्ट वन चूज करना होगा। ऐसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए एंड देन 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर। देन 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो था 4 मार्क्स का। सो यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे गए जो टोटल वेटेज रखते हैं 13 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे लास्ट में जब हम पूरा चैप्टर समझ लेंगे, बिकॉज पहले हमें चैप्टर को समझना होगा और तब हम जब पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो हम उन्हें रिलेट कर पाएंगे, आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। पहले षटकर्मा, देन योगासन, देन प्राणायाम, मेडिटेशन और ध्यान एंड एट लास्ट कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन योगा। ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, षटकर्मा। अब बात करते हैं षटकर्मा के बारे में। षटकर्मा को ही षट क्रिया कहते हैं। सो यहाँ पर षट का मतलब है 6। तो यहाँ पर हम ऐसे 6 प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं जो हमारी बॉडी को इंटरनली प्योरीफाई करते हैं। तो इसमें से हर एक प्रोसेस किसी स्पेसिफिक इंटरनल ऑर्गन को प्योरीफाई करने में हेल्प करता है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो भी षटकर्मा हम सीख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमेशा एक एक्सपीरियंस टीचर के सुपरविजन में ही करेंगे, बिकॉज वही हमें करेक्ट टेक्निक बता सकते हैं। सो यहाँ पर आपसे सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि षटकर्मा कौन कौन से हैं। सो आपको यहाँ पर सभी के नेम्स पता होने चाहिए, कपालभाति, त्रटक, नेति, धौती, नौली, बस्ती। सो यहाँ पर ये षट क्रिया है या फिर षटकर्मा है एंड अभी तक हमने सिर्फ इनके नेम्स डिस्कस किए हैं। अब हम आगे इनके बारे में डिटेल में समझेंगे एंड इस तरह का क्वेश्चन जहां पर सिर्फ नेम पूछे गए हैं ये तो 1 मार्क में आ सकता है और फिर अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो वो स्पेसिफिकली किसी भी एक षटकर्मा पर बन सकता है। ओके, षटकर्मा क्लींजिंग टेक्निक्स हैं, मींस हमारी बॉडी को क्लीन करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए टेक्निक्स हैं। एंड ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें बाकी योगा प्रैक्टिसेस के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है। सो बाकी योगा प्रैक्टिसेस करने से पहले हम षटकर्मा करते हैं ताकि हमारी बॉडी पहले पूरी क्लीन हो जाए। एंड यहाँ पर हम बॉडी के कौन से पार्ट्स की बात कर रहे हैं, हम कौन से पार्ट्स को प्योरीफाई करने की बात कर रहे हैं, हम आईज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन सभी की बात कर रहे हैं। तो अगर इनमें से कहीं भी कोई इम्बैलेंस होगा इस वजह से हमें बीमारी हो जाएंगी, बट इम्बैलेंस ना हो, हमें बीमारी ना हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा, षटकर्मा। बिकॉज षटकर्मा हमारी बॉडी को प्योरीफाई करेंगे एंड प्योरीफाई करने से ही इन सभी में इक्विलिब्रियम बना रहेगा, मींस बैलेंस बना रहेगा। तो जब बैलेंस बना रहेगा तो डिजीजेस भी नहीं होंगी। ओके, अब हमें समझना है षटकर्मा इंपॉर्टेंट क्यों है एंड हमें क्यों परफॉर्म करना चाहिए। तो देखिए, जब हम षटकर्मा परफॉर्म करते हैं तो हमारे बॉडी और माइंड की केमिकल फंक्शनिंग बेटर होती है। ये केमिकल फंक्शनिंग से क्या मतलब है, मींस जो भी बॉडी पार्ट केमिकल रिलीज कर रहा है वो प्रॉपर अमाउंट में रिलीज होता है एंड हमारी बॉडी उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाती है, जिस वजह से हम हेल्दी रहते हैं। देन यहाँ पर हमें बताया गया है प्राण के बारे में। तो सबसे पहले हम प्राण को समझेंगे। तो देखिए, हर एक लिविंग बीइंग क्यों है, मींस अगर हम जी रहे हैं तो हम किस वजह से जी रहे हैं या फिर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से हम जी रहे हैं, तो वो है प्राण। हम सभी लिविंग बीइंग्स में प्राण है, लाइफ फोर्स है जिस वजह से हम जी रहे हैं। तो ये जो प्राण है ये हमारे अंदर फ्लो कर रहा है, इसी वजह से हम सभी लिविंग बीइंग्स हैं। सो जब हम बात करते हैं षटकर्मा के बारे में, तो षटकर्मा परफॉर्म करने से ये फ्लो ऑफ प्राण प्योरीफाई होता है, बैलेंस होता है। एंड कैसे बैलेंस होगा, बेसिकली यहाँ पर हमें बताया गया है 3 चैनल्स, या फिर हम अगर हिंदी में कहें, योगा के टर्म्स में कहें तो हम बात करते हैं 3 नाड़ी की। तो ये नाड़ी क्या है, नाड़ी बेसिकली मीन्स चैनल या फिर ट्यूब जिसके थ्रू ये प्राण फ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 नाड़ी मीन्स 3 चैनल्स के बारे में बताया गया है, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना। तो ईडा का मतलब होता है लेफ्ट नोस्ट्रल, पिंगला का मतलब होता है राइट नोस्ट्रल।
तो जब हम षटकर्मा परफॉर्म करते हैं तो ये दोनों प्योरीफाई होती हैं, प्योरीफाई होंगी तो यहाँ से प्राण बेटर तरीके से फ्लो कर पाएंगे। एंड जब ये प्योरिफिकेशन हो जाता है तो सुषुम्ना नाड़ी मीन्स जो सेंट्रल चैनल है उससे प्रॉपरली फ्लो हो पाते हैं प्राण। एंड जब प्रॉपरली फ्लो होगा प्राण का तब हम इजीली हेल्दी भी रह सकते हैं। एंड यहाँ पर जो हमारा लाइफ फोर्स है उसका जो फ्लो है वो बना रहता है, उसमें बैलेंस बना रहता है। ओके, सो दैट इज वाई षटकर्मा इज इंपॉर्टेंट। देन हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। ये षटकर्मा करने से इन तीनों के बीच में बैलेंस बना रहता है। एंड ये आपसे सेपरेटली 1 मार्क क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, गिव द नेम ऑफ 3 दोष, इस तरह से। सो आपको पता होना चाहिए वात पित्त कफ। एंड षटकर्मा करेंगे तो इन सभी में बैलेंस बना रहेगा। देन हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स मीन्स जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उन सभी को एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं षटकर्मा। एंड हमारी बॉडी को अंदर से प्योरीफाई करते हैं और हेल्दी रखते हैं, क्योंकि बाहर से प्योरीफाई करने के लिए हम जनरल बेसिस पर हर एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। लाइक हम अपने हेयर वॉश कर सकते हैं, हम खुद नहा सकते हैं, अगर हमें हैंड वॉश करने हैं या फिर कोई और बॉडी पार्ट वॉश करना है जो हमें बाहर से दिख रहा है। बट अगर बात करें अंदर की मीन्स हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की, तो उन्हें कैसे प्योरीफाई किया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ षटकर्मा। देन षटकर्मा हमारे इंटरनल सिस्टम्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। एंड ऐसा क्यों? क्योंकि जब अंदर से चीजें सारे इंटरनल सिस्टम्स प्योरीफाई हो जाएंगे और हेल्दी हो जाएंगे तो ऑफकोर्सली हेल्दी होने पर वो स्ट्रेंथ उनमें आ जाएगी, मतलब स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इस वजह से षटकर्मा करने से वो प्योरीफाई भी होते हैं और उन्हें स्ट्रेंथ भी मिलती है। ओके, अब सबसे पहले षटकर्मा को डिटेल में समझते हैं। कपालभाति, तो कपालभाति 2 वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला है कपाल, कपाल का मतलब होता है स्कल, मींस यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस पोर्शन की। सो यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है भाति जिसका मतलब है शाइनिंग। सो बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं कि जब हम कपालभाति षटकर्मा परफॉर्म करते हैं तो हमारा स्कल शाइन करता है। एंड ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी इम्प्योर चीज को क्लीन कर लेते हैं तो वो शाइन करती है, राइट? अगर कोई भी चीज पहले प्योर नहीं थी बट फिर आपने उसे क्लीन कर लिया है, प्योरीफाई कर लिया है, तो फिर वो शाइन करेगी। इसी तरह से जब आप कपालभाति करते हैं तो आपका स्कल प्योरीफाई हो जाता है जिस वजह से वो शाइन करता है और इसीलिए हम इसे कहते हैं कपालभाति। ओके, अब कपालभाति के प्रोसीजर की बात करते हैं। तो जैसा यहाँ पर शो हो रहा है इसी तरह से कपालभाति परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर फोर्सफुली एक्सहेलेशन किया जाता है। एक्सहेलेशन का मतलब है हमें फोर्सफुली बाहर सांस छोड़ना है। एंड ऐसा कैसे कर सकते हैं? एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए। सो हमें 20 टाइम्स क्विकली एक रिदमिक प्रोसेस में सांस बाहर छोड़ना है। हमें उस टाइम इनहेल नहीं करना है। जब हम ये क्विक 20 टाइम्स परफॉर्म कर रहे हैं तब हमें यहाँ पर सांस अंदर नहीं लेना है, सिर्फ बाहर छोड़ना है। एंड ऐसा 20 टाइम्स क्विकली परफॉर्म करना है। सो इसके बाद इनहेलेशन मींस अपने आप हमें नेचुरली सांस आने लगता है, हम ब्रीथ इन कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कपालभाति करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो कपालभाति करने से हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज क्लीन होता है, प्योरीफाई होता है, जिससे हमारा रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। मींस जो हमारा ब्रीथिंग फंक्शन है एंड सर्कुलेशन है वो सभी चीजें इंप्रूव होती हैं। देन साइनस, एजमा, हेयर लॉस ये सभी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं कपालभाति करने से। एंड हमारा बैलेंस भी इंप्रूव होता है। एसिडिटी और गैस जैसी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर ठीक होती हैं कपालभाति करने से। ओके, अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। सो स्लिप डिस्क पेशेंट्स एंड एजमा पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, कपालभाति नहीं करना चाहिए। एंड इवन मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर भी आपको कपालभाति अवॉइड करना चाहिए। सो यहाँ पर आपको हर एक षटकर्मा में इसी तरह से प्रोसीजर मिलेगा, सबसे पहले, फिर उसके बाद बेनिफिट्स एंड देन प्रिकॉशंस। एंड आपसे एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर लॉन्ग फॉर्म में आता है तो उसमें तीनों ही चीजें आपसे किसी स्पेसिफिक षटकर्मा के लिए पूछी जा सकती हैं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट षटकर्मा के बारे में, त्रटक। ये आइज को प्योरीफाई करने के लिए स्टिल गेजिंग बेस्ड टेक्निक है। इसका मतलब है कि हमें कॉन्टिन्यूअसली एक ही चीज को देखते रहना है एंड आइज भी ब्लिंक नहीं करनी है। इसके लिए हम अपने से थोड़ी दूर एक लाइट सोर्स रखेंगे, जैसे कोई कैंडल हो सकती है उसको लाइट अप कर देंगे, या फिर कोई और लाइट सोर्स होगी। एंड हमें फिर कॉन्टिन्यूअसली उसी फ्लेम को या फिर उसी लाइट सोर्स को देखते रहना है। हमें ब्लिंक भी नहीं करनी है आइज। और फिर हमें कब तक देखते रहना है? जब तक हमारी आंखों से टीयर्स नहीं फ्लो होने लगते। तो जैसे ही टीयर्स फ्लो होने लगेंगे तब आप स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि टीयर्स फ्लो होने का मतलब है कि जो भी आपके आईज की अंदर की जो भी इम्प्योरिटी थी वो बाहर आ चुकी है टीयर्स की फॉर्म में। एंड अब आप ये टेक्निक स्टॉप कर सकते हैं।
अब क्या क्या बेनिफिट्स हैं त्रटक परफॉर्म करने के? इससे हमारी आईसाइट और विजुअल मैकेनिज्म इंप्रूव होता है, मींस ऐसा मैकेनिज्म जिससे हम देखते हैं। देन इट आल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज को देख रहे हैं, एक ही चीज पर हमारा फोकस है, तो हमारी कंसंट्रेशन भी यहाँ पर बढ़ती है एंड हमारा माइंड काम होता है एंड डिस्ट्रैक्शंस रिमूव होते हैं, क्योंकि जब कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा तो डिस्ट्रैक्शंस रिमूव हो जाएंगे, मींस हमें कोई भी चीज इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी एंड हम प्रॉपरली फोकस कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। तो ऐसे लोग जो एपिलेप्सी से सफर कर रहे हैं, इन्हें कैंडल पर त्रटक पर प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर जब आप त्रटक परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम पर आपको एपिलेप्सी अटैक आता है, तो आप कैंडल पर भी गिर सकते हैं एंड हो सकता है आपका कोई बॉडी पार्ट जल जाए। तो ऐसा नहीं करना है, कैंडल पर त्रटक प्रैक्टिस नहीं करना है। ओके, देन किड्स को भी अवॉइड करना चाहिए, त्रटक प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए किड्स को। ओके, नेति एक नेजल क्लिनजिंग प्रोसीजर है, इससे हमारी नेजल कैविटी प्योरीफाई होती है। ये दो वेज में परफॉर्म किया जा सकता है एंड इसी पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट कैन बी द टू वेज टू परफॉर्म नेति, या फिर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ नेति, इस तरह से। ठीक है, तो आपको जल नेति और सूत्र नेति के बारे में बताना होगा। तो जल नेति की जब बात करेंगे तो यहाँ पर हम नेति पॉट में सॉल्ट का यूज करते हैं, और जब हम बात करते हैं सूत्र नेति की, तो यहाँ पर सूत्र का मतलब क्या है? थ्रेड। तो यहाँ पर हम थ्रेड को पास करेंगे नोस्ट्रल से और फिर उसको माउथ से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप की नीति है। अब बात करते हैं टेक्निक की। सो टेक्निक है, सबसे पहले हमें एक स्मॉल पॉट में एंड इसमें नोजल भी होनी चाहिए, जैसा यहाँ पर इमेज में दिखाया गया है। इसके वाटर में सॉल्ट भी ऐड करना है एंड यहाँ पर हमें नोजल को एक नोस्ट्रल में इंसर्ट करना है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ये नोज है, ये एक नोस्ट्रल है, इसमें हमने नोजल को इंसर्ट किया है। अब हेड को थोड़ा सा बेंड करना है साइडवर्ड और फिर स्लोली हम वाटर पोर करेंगे, मीन्स यहाँ से वाटर इस नोस्ट्रल में अंदर जाने देंगे तो फिर वो दूसरे नोस्ट्रल से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो यही प्रोसीजर हमें दूसरे नोस्ट्रल के साथ भी परफॉर्म करना है, मतलब हेड को इधर की तरफ बेंड करेंगे एंड इस वाले नोस्ट्रल से पानी अंदर पहुंचाएंगे और फिर इस वाले नोस्ट्रल से निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से नेति परफॉर्म करना है एंड इससे हमारी नेजल कैविटी क्लीन हो जाती है वाटर के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो जल नेति से नेजल कैविटी का एक्सेस म्यूकस और इम्प्योरिटी रिमूव होती है एंड इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस भी कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाते हैं एटमॉस्फेयर से एंड जब ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाएंगे तो कोल्ड एंड कफ भी इतनी जल्दी से नहीं होता है। एंड अगर हम डेली बेसिस पर नेति प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमारे सिर दर्द की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, ये सभी ठीक हो जाती हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज धोती। ये एलिमेंट्री कैनाल को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है एंड इसमें माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल क्लीन हो जाता है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? हमारे स्टमक में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है या फिर एक्सेस सिक्रेशंस हैं, मींस जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, हमारी बॉडी के किसी काम की नहीं है, इन सभी को रिमूव करता है एंड गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन, इन सभी की प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। साथ ही इससे कफ एंड सोर थ्रोट जैसे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज नॉली। ये क्लिनजिंग प्रोसीजर है जिससे हम अपने एब्डोमिनल रीजन को मसाज और क्लीन करते हैं। एब्डोमिनल रीजन मतलब डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और स्मॉल इंटेस्टाइन। सो यहाँ पर हम एब्डोमिनल मसल्स को सर्कुलर मूव करते हैं इस तरह से जैसे इमेज में शोन है एंड इससे वहाँ की मसाज भी होती है एंड वो एरिया क्लीन भी होता है। एंड ये बहुत डिफिकल्ट टेक्निक है, इसे मास्टर कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। नॉली को तीन तरह से परफॉर्म किया जा सकता है, जैसे इमेज में शोन है। आप लेफ्ट एब्डोमिनल मसल्स को मूव कर रहे हैं या फिर सेंट्रल मसल्स को मूव कर रहे हैं या फिर राइट एब्डोमिनल मसल्स को मूव कर रहे हैं। तो ये थ्री टाइप्स होते हैं एंड इनके तीन नेम्स होते हैं। अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग नेम्स गिवन है, बट हम वही नेम्स को रेफर करेंगे जो हमारी बुक में गिवन है। पश्चिमा नॉली, मध्यमा नॉली, वाम नॉली। ठीक है, अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। इससे हमारे पूरे एब्डोमिनल एरिया की मसाज होती है एंड ये इंटरनल ऑर्गन्स की एक टाइप की ट्रेनिंग हो जाती है एंड इससे जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में टॉक्सिक मटेरियल्स थे, हार्मफुल मटेरियल्स थे, वो सभी रिमूव हो जाते हैं। ओके, लास्ट इज बस्ती। ये एक मेथड है जिससे लार्ज इंटेस्टाइन को प्योरीफाई करते हैं एंड इसमें गैस, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं और हमारा लार्ज इंटेस्टाइन प्योरीफाई होता है। इसमें हम वाटर का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों ही मेथड्स होते हैं। सो लार्ज इंटेस्टाइन ये है जो आपको इमेज में शो किया गया है। इसे प्योरीफाई करने के लिए हम बस्ती षटकर्मा परफॉर्म करते हैं। ओके,
अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, योगासन। सबसे पहले हमें यहाँ पर योगा के बारे में समझना होगा। योगा एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, मीन्स एक स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है जो इंडियन फिलोसफी में कुछ 5000 ईयर्स पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड इसका मेन पर्पज, जो एक्चुअल पर्पज है, वो ये है कि हमारी एक पर्सन की स्पिरिचुअल और मेंटल पावर्स को अनलॉक किया जा सके। ये पावर्स ऑलरेडी हमारे अंदर होती हैं, बट इनको रियलाइज करने की देर होती है। तो रियलाइज हम कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ योग। अगर हम योगा प्रैक्टिस करते हैं तो हम ये पावर्स अनलॉक कर सकते हैं। बट आज के टाइम में योगा क्यों पॉपुलर है? क्योंकि हमें पता है कि आज का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है, जिसमें हमें अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। इन सभी से फाइट करने के लिए, इन सभी को ठीक करने के लिए योगा आज के टाइम में पॉपुलर है। योगा सिर्फ आसन्स का एक सेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ आसन्स परफॉर्म कर लिए तो हमने योगा कर लिया, नहीं। वो एक वे ऑफ लिविंग है, मीन्स हमें जीने का तरीका सिखाता है। एंड सिर्फ आसन्स तक ही लिमिटेड नहीं है योगा। योगा की हेल्प से आप एक हेल्दी बॉडी एंड एक काम माइंड अचीव कर सकते हैं। और जब आपके पास एक हेल्दी बॉडी होगी, आपका माइंड बिल्कुल शांत होगा, पीसफुल होगा, तो आप एक अच्छी और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। ओके, अब हम आसन के बारे में समझते हैं। आसन एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हम कॉन्टिन्यूअसली, पीसफुली, बहुत देर तक कंफर्टेबली रह सकते हैं। एंड फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरह से हम कंफर्टेबल होते हैं आसन में। आसन को पतंजलि ने कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया है योग सूत्र में, स्थिरम सुखम आसनम। इसका मतलब है कि एक ऐसी पोजीशन जो कंफर्टेबल है, स्टीडी है, मींस हम उसमें कंफर्टेबली रह सकते हैं। और वो स्टीडी होती है, मींस कॉन्टिन्यूअस होती है, हम उसमें बहुत देर तक रह सकते हैं। इसी पोजीशन को हम कहते हैं आसन। यहाँ पर आपसे ये कोट पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है डिफाइन आसन, तो उसमें आप यही स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, इससे पहले हम आसन्स को डिटेल में समझें, हमें समझना होगा कि एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। हमें ये समझना होगा कि जो ह्यूमन बॉडी की हेल्थ है वो टिश्यू की हेल्थ पर डिपेंड करती है, क्योंकि हमारी बॉडी टिश्यू से बनी है। हमारे टिश्यूज जितने हेल्दी रहेंगे उतने ही हम हेल्दी रहेंगे। तो यहाँ पर मेन 3 कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन है हमारे एंडोक्रिन ग्लैंड्स और बाकी सभी टिश्यूज को कॉन्स्टेंटली एडिक्वेट नरिशमेंट मिलता रहना चाहिए, जितनी उन्हें रिक्वायरमेंट है। देन इफेक्टिव रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, मीन्स जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी जनरेट करती है, लाइक हम जितना भी इनटेक कर रहे हैं वो सभी डाइजेस्ट नहीं होता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी रह जाते हैं। वो सभी वेस्ट प्रोडक्ट इफेक्टिवली रिमूव हो पाए, मींस जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो प्रॉपर्ली परफॉर्म कर पाए, ये चीज यहाँ पर ये कंडीशन है। देन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल द नर्व कनेक्शन। हम जानते हैं हमारी बॉडी अच्छे से परफॉर्म क्यों कर पाती है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो ये जितने भी नर्वस सिस्टम है इनमें क्या है, इनमें नर्व कनेक्शंस हैं। अभी अगर ये सभी नर्व कनेक्शन प्रॉपर रहेंगे तभी हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो ये 3 कंडीशंस हैं। अब हम इन तीनों कंडीशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं पहली कंडीशन की, जहां पर हमने बात की थी नरिशमेंट की। तो देखिए, नरिशमेंट के लिए हम फूड इनटेक करते हैं, मींस खाना खाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि उस खाने की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उसकी क्वांटिटी उतनी होनी चाहिए जितनी हमें रिक्वायर्ड है। सबसे पहला हम ये चीज ध्यान रखते हैं। इसके बाद जब वो खाना हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है तो उसका डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट करता है और डाइजेशन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन हुआ, इससे क्या हुआ, जो भी एलिमेंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं अब वो ब्लड के थ्रू कैरी किए जाएंगे और तब टिश्यूज को नरिशमेंट मिलता है। तो इसी चीज की हम बात कर रहे थे कि सभी टिश्यूज को प्रॉपर्ली नरिशमेंट मिलना चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का भी रोल है, और साथ ही क्योंकि ब्लड इसे कैरी कर रहा है, जो भी एलिमेंट्स नेसेसरी है नरिशमेंट के लिए, तो ब्लड कैरी कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम का भी रोल है। तो हम कह सकते हैं कि अगर नरिशमेंट प्रॉपर हो, इसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों इंटरकनेक्टेड हैं एंड दोनों का प्रॉपर फंक्शनिंग करना जरूरी है। इन सभी सिस्टम्स को प्रॉपर फंक्शनिंग कराने के लिए हम आसन्स के कल्चरल पोजेस यूज करते हैं। आसन्स जैसे भुजंगासन, शलभासन, पश्चिमोत्तानासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, योग मुद्रा, इन सभी से हमारी एब्डोमिनल मसल स्ट्रॉन्गर बनती हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती हैं, इलास्टिक बनती हैं, जिस वजह से हमारा डाइजेस्टिव फंक्शन नॉर्मल रहता है। ये सभी आसन हमें हेल्प करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर रखने में। ह्यूमन हेल्थ एडिक्वेट नरिशमेंट पर तो डिपेंड करती ही है, साथ में इस चीज पर भी डिपेंड करती है कि एंडोक्रिन ग्लैंड्स का सिक्रीशन कैसा है। देन यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट बताया गया है नरिशमेंट के लिए, जो है ऑक्सीजन। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं। आसन्स की प्रैक्टिस से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर कंडीशन में रहता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि उसके लिए ऑक्सीजन नेसेसरी होती है। अगर हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन कराते रहना है, उसको एक प्रॉपर कंडीशन में रखना है, उसके लिए हम शलभासन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे ये स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक
इलास्टिक बनता है। साथ ही अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस से हमारी लंग वॉल्यूम कैपेसिटी इंप्रूव होती है, बेटर होती है। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से योगासन की हेल्प से आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी प्रॉपर कंडीशन में रख सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, तो आसन्स हमारे सभी ऑर्गन्स को उन्हीं की रिस्पेक्टिव प्लेस पर रखते हैं। जब ऑर्गन्स अपनी सही प्लेस पर रहेंगे और प्रॉपर फंक्शन करेंगे, तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं हमारी बॉडी में, वो प्रॉपरली रिमूव हो पाते हैं। अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रॉपरली रिमूव नहीं हो पाए तो फिर हमें अलग अलग बीमारी हो जाती है, बट अगर हम आसन्स प्रैक्टिस करेंगे तो ये सभी वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रॉपरली रिमूव हो पाते हैं। ओके, देन बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। यहाँ पर हमें बताया गया है कि अगर सभी ऑर्गन्स और टिश्यूज को प्रॉपरली फंक्शन कराना है, उसके लिए नर्वस सिस्टम का रेगुलेटेड रहना, सही रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी ऑर्गन टिश्यूज प्रॉपरली फंक्शन कर पाते हैं अगर उनके नर्व कनेक्शन प्रॉपर होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, हम जब अपनी बॉडी की बात करते हैं तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर ये दोनों प्रॉपर रहेंगे तभी हमारे बाकी सभी फंक्शंस प्रॉपर रह पाएंगे। एंड आसन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की हेल्थ को सही बनाए रखते हैं। तो जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सही रहेंगे तो हमारे जो नर्व कनेक्शंस हैं वो भी सही रहते हैं, एंड इस वजह से हमारी पूरी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर पाती है, नर्वस सिस्टम भी और ऑर्गन्स एंड टिश्यूज भी। ओके, अब यहाँ पर आसन के टू टाइप्स गिवन हैं पोजेस के बेसिस पर। कल्चरल पोजेस होते हैं एंड मेडिटेटिव पोजेस होते हैं। मेडिटेटिव मीन्स जहाँ पर हम मेडिटेशन कर सकते हैं। देन कल्चरल पोजेस मीन्स यहाँ पर दो टाइप्स होंगे फर्दर। फिजिकल पोजेस मीन्स जहाँ पर हम अलग अलग फिजिकल मूवमेंट्स करते हैं स्टेप वाइज। एंड देन रिलैक्सेशन पोजेस जहाँ पर हमें एक ही पोजिशन में रहना है एंड हम इसमें रिलैक्स करते हैं। ओके, अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स का डिस्कशन करने वाले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं आसन प्रैक्टिस करने के लिए। सबसे पहले आपको सिर्फ बुक्स फॉलो करके आसन प्रैक्टिस नहीं करने हैं, आपको एक एक्सपीरियंस टीचर की गाइडेंस में ही आसन परफॉर्म करने हैं। देन कभी भी आसन को एकदम से झटके से परफॉर्म नहीं करेंगे। मीन्स अगर कोई भी आसन होता है तो उसमें स्टेप्स होते हैं, तो आपको ग्रेजुअली हर एक स्टेप को धीरे धीरे फॉलो करते हुए फाइनल पोजिशन तक जाना है। एंड ऐसा नहीं है कि झटके से आप आसन करें, बिकॉज उससे उस आसन का फायदा भी नहीं होगा एंड हो सकता है आपको कोई इंजरी भी हो जाए। ओके, जब आसन कर रहे हैं तो फाइनल पोस्चर में कुछ टाइम रहना है, बट इतना भी नहीं कि वो हमारी कैपेसिटी से ज्यादा हो। मींस अपनी कैपेसिटी में रहकर ही फाइनल पोस्चर की पोजीशन को मेंटेन रखेंगे और उतना ही आसन को परफॉर्म करें जितनी आपकी कैपेसिटी है। बट किसी वजह से इंजरी हो जाती है आसन करते टाइम, तो आपको अपने टीचर की कंसल्टेंस लेनी है एंड जैसा वो बताते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। देन जहां पर आप ये आसन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्लेस एकदम क्लीन होनी चाहिए एंड वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए। मीन्स वहां पर एयर का प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। ओके, जब आसन प्रैक्टिस करते हैं तो हमेशा नोज से ही ब्रीथिंग करनी है, नोज से ही सांस लेनी है। बट अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है सिर्फ तभी आप दूसरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, अदरवाइज आपको नॉर्मली नोज से ही ब्रीथिंग करनी है। देन आपको आसन करते टाइम ये फोकस करना है कि आपके माइंड और बॉडी पर क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं आसन करने के। मीन्स जिस टाइम आप आसन कर रहे हैं उस टाइम आपका फोकस अपनी माइंड और बॉडी पर होना चाहिए। देन शवासन, ये भी एक टाइप का आसन होता है। एंड जब आप डिफरेंट आसन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कभी भी आपको लगता है कि आप थक गए हैं, फिजिकली एंड मेंटली आप टायर्ड हैं, तो आप शवासन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें इस तरह का रिलैक्सेशन पोज आप अटेन करते हैं एंड इससे आप रिलैक्स होते हैं। जब भी आप टायर्ड फील करेंगे तो ये किसी भी टाइम पर आप परफॉर्म कर सकते हैं। देन जब आप षटकर्मा कंप्लीट कर लेंगे, मीन्स हमने 6 प्योरिफिकेशन डिस्कस किए थे, तो जब आप षटकर्मा परफॉर्म कर लेते हैं उसके बाद आपको आसन परफॉर्म करने चाहिए और आसन परफॉर्म करने के बाद आपको प्राणायाम करना चाहिए। यही ऑर्डर आपको फॉलो करना है आइडियली। सबसे पहले षटकर्मा, फिर आसन और फिर प्राणायाम। ओके, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की जो आसन से रिलेटेड है। सबसे पहला है टाइम। कौन सा टाइम बेस्ट होता है आसन प्रैक्टिस करने के लिए? अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठकर आपको आसन प्रैक्टिस करने चाहिए। एंड अगर आपने लंच कर लिया है डे टाइम में तो उसके 4 आवर्स तक आपको कोई आसन, मुद्रा, प्राणायाम नहीं करना है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, देन प्लेस कैसी होनी चाहिए आसन प्रैक्टिस करने के लिए? वेल वेंटिलेटेड प्लेस होनी चाहिए, या फिर आप ओपन एयर में भी कर सकते हैं। वेल वेंटिलेटेड से मतलब है कि वहां पर हो सकता है कि एक रूम हो, बट वो रूम में भी विंडोज हैं, डोर्स हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर एयर का वेंटिलेशन है। या फिर आप ओपन एयर प्लेस में भी, जैसे कोई पार्क है या फिर आपका ही घर का गार्डन है, वहां पर आप आसन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड आर्टिफिशियल एयर को अवॉइड करना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि पूरा एसी रूम है जहां पर कोई विंडो नहीं है एंड वहां पर एसी लगा हुआ है, ऐसी एयर में आपको आसन प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए आर्टिफिशियल एयर को। ओके,
देन ड्यूरेशन ऑफ आसन, हमें कितनी देर आसन प्रैक्टिस करने चाहिए। ये हमारे टाइम के ऊपर बात है, मींस हमारे पास कितना टाइम है हम उसी हिसाब से आसन कर सकते हैं। अगर एक हेल्दी मैन है तो वो 45 मिनट्स तक आसन रोज परफॉर्म करें, एंड आसन परफॉर्म करने के बाद प्राणायाम करना चाहिए 15 टू 20 मिनट्स। और क्रिया क्रिया मतलब यहाँ पर षट क्रिया या फिर षटकर्मा की बात हो रही है, जो हम सबसे शुरू में परफॉर्म करते हैं। हमने डिस्कशन किया था कि आप सबसे पहले षटकर्मा परफॉर्म करेंगे, फिर आसन और फिर प्राणायाम। तो अगर आप सिर्फ आसन और प्राणायाम परफॉर्म कर रहे हैं तो आसन 45 मिनट्स के लिए और प्राणायाम 15 टू 20 मिनट्स के लिए। बट अगर आप षटकर्मा भी परफॉर्म कर रहे हैं, जो सबसे पहले परफॉर्म किए जाएंगे, तो आपको इन्हें 30 मिनट्स देने हैं। यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि आपको आइडियली कितना टाइम देना चाहिए, बट हो सकता है कि आपके पास इतना टाइम ना हो, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। लाइक आप आसन्स का टाइम रिड्यूस कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप आसन्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। देन कुछ रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस होती हैं, जैसे सबसे पहले अगर आपकी कोई भी मेजर सर्जरी हुई है तो उसमें आपको 6 मंथ्स तक आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम आसन परफॉर्म करते हैं तो हमारे मसल्स एंड बॉडी पार्ट्स पर प्रेशर पड़ता है, बट अगर हमारी सर्जरी हुई है तो उस पर एकदम से प्रेशर अप्लाई करना अच्छी बात नहीं है, उससे अफेक्ट होगा वो बॉडी पार्ट। इसलिए हमें एडवाइस किया जाता है कि मेजर सर्जरी के 6 मंथ्स तक आपको आसन परफॉर्म नहीं करने। फिर 6 मंथ्स के बाद आप उसको रिज्यूम करें या फिर नहीं, वो चीज़ आपको अपने टीचर से पूछनी चाहिए, उन्हीं के गाइडेंस के अंडर आपको अपनी प्रैक्टिस रीस्टार्ट करनी चाहिए। बिकॉज 6 मंथ्स तक, मतलब जनरली ये माना जाता है कि 6 मंथ्स में आपकी बॉडी रिकवर कर लेती है एंड जो भी अफेक्टेड पार्ट्स हैं, मसल्स हैं, वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि अब वो आसन के प्रेशर को बियर कर पाएंगे। बट अगेन आपको अपने टीचर के गाइडेंस के अंडर करना है। ओके। देन वुमेन के लिए कुछ स्पेसिफिक लिमिटेशंस हैं, जैसे जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें वुमेन को सभी टाइप के आसन्स अवॉइड करने चाहिए जिससे एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट हो। बिकॉज जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं वो क्रिटिकल होते हैं, तो इसलिए जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं वहां पर ध्यान रखना है कि एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट करने वाले कोई भी आसन अवॉइड करें। देन मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर भी आसन को अवॉइड करना चाहिए। ओके। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आसन्स की। जब हम यहाँ पर टाइप्स बता रहे हैं तो हम किस बेसिस पर बता रहे हैं कि जो इनिशियल पोजीशन होगी, मींस जिस स्टेप के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं उस आसन को, उसी के बेसिस पर हम बताते हैं कि उसका क्या टाइप है। जैसे अगर हम किसी आसन को स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम शुरू में बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हैं तो वो है सिटिंग आसन, जहां पर इनिशियल पोजीशन है स्ट्रेट बैठना। देन अगर किसी आसन में इनिशियल पोजीशन में हमें स्ट्रेट खड़े होना है तो वो है स्टैंडिंग आसन। सिमिलरली जब बात करते हैं सुपाइन लाइन आसन की, तो यहाँ पर ऐसे आसन होते हैं जिसमें हमें अपने बैक पर लाई करना है फर्स्ट स्टेप में, एंड इसकी वजह से जो हमारी सुपाइन लाइन है वो बिल्कुल सीधी होती है, एक्सटेंडेड होती है। देन प्रॉन लाइन आसन, इसमें हम अपने स्टमक पर लाई करते हैं। एंड यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जितने भी टाइप्स हैं इनमें मैंने आपको जो बेसिस बताया है कि किस टाइप पर हम ये बता रहे हैं, ये कौन से टाइप का आसन है, वो क्या है, वो है इनिशियल पोजीशन। तो सबकी इनिशियल पोजीशन को याद रखेंगे। सुपाइन लाइन आसन में हम अपने बैक पर लाई करते हैं, प्रॉन लाइन आसन में हम अपने स्टमक पर लाई करते हैं, सिटिंग आसन में स्ट्रेट बैठना है एंड स्टैंडिंग आसन में खड़े होना है इन द इनिशियल पोजीशन। ओके। एंड जब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है जहां पर टाइप्स या क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, तो आप भी इस टाइप का फ्लो चार्ट बना सकते हैं। एंड जरूरी नहीं है एग्जैक्टली इसी टाइप का, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सूटेबल डिजाइन चूज कर सकते हैं। और फ्लो चार्ट बनाना ऑफकोर्सली ऑप्शनल है, इससे आपका जो आंसर है वो ज्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। ओके। इट्स योर चॉइस कि आप बनाना चाहते हैं या फिर आप डायरेक्टली थ्योरी लिखना चाहते हैं। ओके। फर्स्ट इज सुपाइन लाइन आसन। ये हमें प्रिपेयर करते हैं योगा में आगे प्रोसीड करने के लिए एंड हमारी डेवलपमेंट में एक कंसिस्टेंसी लेकर आते हैं। इसके डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है। सर्वांगासन, चक्रासन, पवन मुक्त आसन। अगर इन सभी के स्टेप्स को देखेंगे तो इनमें जो इनिशियल स्टेप होगा, स्टार्टिंग पोजीशन होगी, उसमें हमें अपने बैक पर लाई करना होगा और फिर हम ये फाइनल पोजीशन तक पहुंचते हैं जो इन्हें डिफरेंट आसन बनाते हैं। ओके। देन नेक्स्ट टाइप इज प्रॉन लाइन आसन, जिसमें हम अपने स्टमक पर लाई करते हैं। इससे फिजिकल एंड मेंटल शार्पनेस आती है। एंड क्योंकि हम यहाँ पर स्टमक पर लाई कर रहे हैं तो जो पोस्चर होगा वो बिल्कुल अपोजिट होगा फॉरवर्ड बेंड्स के, क्योंकि यहाँ पर हम फॉरवर्ड तो बेंड नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर जो पोस्चर होगा वो बिल्कुल उसके अपोजिट होगा। एंड इसके एग्जाम्पल्स हैं भुजंग आसन, शलभ आसन एंड धनुरासन। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें हम जो इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करेंगे उसमें हम अपने स्टमक पर लाई करेंगे, तीनों आसन में आप देख सकते हैं, और फिर हम इस फाइनल पोजीशन तक आएंगे। तो ये बिल्कुल फॉरवर्ड बेंड के अपोजिट होता है, इसका पोस्चर भी और अफेक्ट भी। ओके। देन नेक्स्ट टाइप इज सिटिंग आसन। यहाँ पर हमें एकदम स्ट्रेट बैठना है इनिशियल पोजीशन में, एंड ये हमें फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर करते हैं प्राणायाम के लिए। देन इसके एग्जाम्पल्स हैं पद्मासन, योग मुद्रा। यहाँ पर योग मुद्रा के सिर्फ 2 टाइप्स गिवन हैं, बट इसके अलावा भी और भी टाइप्स होते हैं।
देन पश्चिमोत्तानासन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। सो इन सभी आसन में जो इनिशियल पोजीशन है, स्टार्ट जहां से कर रहे हैं उसमें हमें स्ट्रेट बैठना है। देन नेक्स्ट स्टैंडिंग आसन, ये बिगिनर्स के लिए होते हैं एंड स्पेशली जब आप अपनी योगा प्रैक्टिस को स्टार्ट कर रहे हैं, अर्ली स्टेज में हैं, तो ये आपकी ट्रेनिंग का बेसिक पार्ट होते हैं एंड इजीली आप इनके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ये स्टैंडिंग आसन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जॉइंट्स एंड मसल्स में इलास्टिसिटी आती है एंड साथ ही आपका स्टैमिना भी बढ़ता है। सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर गिवन है। सबसे पहला है उत्कटासन, ताड़ासन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो इनिशियल पोजीशन होगी उसमें हम खड़े होंगे। सिमिलरली त्रिकोण आसन, इसमें फाइनल पोजीशन तो इस तरह से ट्राइंगल की है, बट जो इनिशियल पोजीशन होगी उसमें अगेन हम स्टैंडिंग पोजीशन में ही होंगे। ओके। देन नेक्स्ट इज प्राणायाम। प्राणायाम एक ऐसी साइंस है जो वाइटल एनर्जी मींस प्राण, जिसे हम लाइफ फोर्स भी कह सकते हैं, उसे रेगुलराइज करता है। कैसे? थ्रू द रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। मींस जब हम ब्रीथिंग को रेगुलेट करते हैं तो हमारे अंदर जो प्राण फ्लो हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम लिविंग बीइंग कंसिडर किए जाते हैं, वो रेगुलराइज होते हैं। एंड प्राणायाम को प्रैक्टिस करने का मेन पर्पज है कि हम अपने ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और अपने मेंटल फंक्शंस पर कंट्रोल कर सकें। प्राणायाम प्रैक्टिस करने के लिए 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर 3 स्टेप्स हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक का मतलब होता है कि हम स्लोली डीप इनहेलेशन करें, मींस हमें स्लोली ब्रीथ इन करना है। देन कुंभक मींस हमें ब्रेथ को होल्ड करना है, सांस रोकनी है। एंड देन थर्ड स्टेप रेचक, जहां पर हम उस एयर को बाहर निकालते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, कंप्लीट एक्सहेलेशन करने का ट्राई करते हैं। ऑफकोर्सली पूरी एयर हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, बट नियर कंप्लीट एक्सहेलेशन करते हैं। सो यहाँ पर ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं। हमें पहले ब्रीथ इन करना है, फिर ब्रेथ को होल्ड करना है और फिर ब्रीथ आउट करना है। ओके। देन जैसा कि हमने डिस्कशन किया था, प्राण मींस लाइफ फोर्स का फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसका रेगुलेटेड रहना बहुत जरूरी है। तो इसको रेगुलेट रखने के लिए हमें अपनी ब्रीथिंग को रेगुलेट करना होगा, जिसके लिए हम प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं। एंड जब हम रेगुलर बेसिस पर प्राणायाम को प्रैक्टिस करते हैं तो केमो रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी भी रेगुलेट होती है एंड हमारा माइंड भी शांत होता है। ओके। देन हठ योग में 7 प्राणायाम यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहला है नाड़ी शोधन, जिसका मतलब होता है अनुलोम विलोम। यहाँ पर हम ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल से ब्रीथिंग करते हैं, मींस एक नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन किया तो दूसरी से ब्रीथ आउट करेंगे, जिससे ब्रीथ आउट किया है उसी से ब्रीथ इन करके फिर दूसरी से ब्रीथ आउट करेंगे। यही प्रोसीजर रिपीट करते हैं। देन उज्जयी, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, सूर्य भेदना, भ्रमरी, ये सभी अलग अलग टाइप के प्राणायाम हैं जो हठ योग में मेंशन है। अब प्राणायाम करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले आपको अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है। जहां पर आप प्राणायाम प्रैक्टिस करें वो प्लेस वेल वेंटिलेटेड हो, वहां पर प्रॉपर एयर का वेंटिलेशन हो एंड कोई एक्स्ट्रा नॉइज, इंसेक्ट्स, ये सभी चीजें ना हो। देन राइट सीजन टू बिगिन द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। अगर आप प्राणायाम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक आपने प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की थी, पहली बार आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको राइट सीजन चूज करना होगा। लाइक आप स्प्रिंग सीजन में स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज मार्च अप्रैल में। देन आप ऑटम सीजन में भी स्टार्ट कर सकते हैं, मीन सेप्टेम्बर टू अक्टूबर में। बट अगर आप पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस में रखना है, ऐसा नहीं है कि बीच में लीव कर देंगे, आपको उसे प्रैक्टिस में रखना है। देन राइट टाइम क्या होता है? मॉर्निंग सबसे अच्छा टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए प्राणायाम। देन जहां पर आप प्राणायाम करने के लिए बैठे हैं वो जगह सॉफ्ट, थिक एंड कंफर्टेबल होनी चाहिए। आप इस तरह का योगा मैट भी यूज कर सकते हैं। प्राणायाम प्रैक्टिस करने के लिए आप अलग अलग टाइप के आसन यहाँ पर देख सकते हैं एंड ये कुछ सुटेबल आसन के नेम गिवन हैं, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन। ये सभी ऐसे आसन हैं जो सुटेबल माने जाते हैं प्राणायाम की प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज मेडिटेशन और ध्यान। यहाँ पर हम एक ऐसी स्टेट की बात करते हैं जहाँ पर हम प्योरली कॉन्शियस होते हैं एंड ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें हम अपने इनर सेंस, आउटर सेंस, इन सब की लिमिट से भी बियॉन्ड चले जाते हैं, प्योरली कॉन्शियस होते हैं। एंड यहाँ पर हमारा पूरा फोकस होता है अपने आप में, मीन्स हम पूरे कॉन्शियस होते हैं अपने बारे में। एंड जब हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है और हमारी लाइफ की क्वालिटी बेटर होती है। एंड जब हम स्ट्रेस फ्री होंगे, हमारी लाइफ की क्वालिटी अच्छी होगी, तो हमें हेल्थ केयर पर इतना स्पेंड नहीं करना होगा एंड जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं बीमार होने की वजह से, वो सभी डिक्रीज हो जाते हैं।
अब मेडिटेशन में हमें एक ऐसी स्टेट अचीव करनी है जिसे हम कहते हैं थॉटलेस अवेयरनेस। मीन्स एक ऐसी स्टेट जहां पर हमारे माइंड में कोई थॉट नहीं है, ना ही कोई अच्छा थॉट है ना ही कोई बुरा थॉट है। मतलब हम कुछ सोच ही नहीं रहे हैं बट फिर भी हमारा कंसंट्रेशन बना हुआ है। मतलब हम किसी भी बारे में नहीं सोच रहे बट फिर भी हम ध्यान लगा रहे हैं। तो ध्यान किस चीज में लगा रहे हैं? हम खुद में ध्यान लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं हमारा एग्जाम कैसा जाएगा, नहीं। यहाँ पर हमारा माइंड बिल्कुल न्यूट्रल है एंड हमारी जो अलर्टनेस है, इफेक्टिवनेस है, वो उतनी ही है जितनी पहले थी। बट अब हमारा माइंड न्यूट्रलाइज्ड है, उसमें कोई भी थॉट प्रोसेस नहीं चल रहा। ना ही हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं ना ही हम कुछ बुरा सोच रहे हैं। हमारा माइंड बिल्कुल न्यूट्रल हो चुका है। ऐसी स्टेट को कहते हैं मेडिटेशन। तो जब हम एक्चुअल मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो हम सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करते हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि पास्ट में क्या हुआ, ना ही हम ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। हमें किसी चीज की उस टाइम चिंता नहीं है, ना ही हम किसी चीज के बारे में खुश हैं और ना ही हम उदास हैं। हम सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। दैट इज द एक्चुअल मेडिटेशन। सो मेडिटेशन एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम अपना 100% फोकस या फिर 100% कंसंट्रेशन लगाते हैं। मींस हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए मेडिटेशन करते टाइम। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कभी ना कभी मेडिटेशन ट्राई करते हैं, सोचते हैं कि अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारी लाइफ ज़्यादा पीसफुल रहेगी एंड बेटर हो पाएगी। बट बहुत कम लोग होते हैं जो इसे कंटिन्यू रखते हैं लॉन्ग टर्म तक। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो आपको वो डिफिकल्ट लगता है, बट अगर आप उसे कंटिन्यू रखेंगे तो एक सर्टेन टाइम तक ही वो डिफिकल्ट लगेगा, बट फिर आपको उसकी आदत हो जाएगी और आपका वो माइंडसेट बन जाएगा जिससे आप इजीली उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। और फिर जो चीज़ आपको डिफिकल्ट लग रही थी अब वो आपके लिए एक पीसफुल चीज़ होगी जो आपको पीस प्रोवाइड कर रही है एंड आपको कंसंट्रेशन दे रही है। फिर आपको उसको करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। आपको टाइम के साथ साथ इसकी आदत हो जाती है एंड इनिशियली डिफिकल्ट लगने पर आपको इसे बीच में लीव नहीं करना है। So here are the 5 types of meditation. Let us discuss them one by one. सबसे पहला है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इस चीज को आप अच्छे से समझ पाएंगे अगर आपने सबसे पहली डेफिनेशन को ध्यान से समझा था, जहां पर हमने बताया था मेडिटेशन में एक ऐसी स्टेट अचीव करनी है जिसमें हम थॉटलेस अवेयरनेस की स्टेट में होते हैं। मतलब हम हर चीज के बारे में अवेयर हैं बट हम किसी भी चीज के बारे में सोच नहीं रहे, हमारे माइंड में कोई थॉट नहीं है। तो यहाँ पर आपके आसपास जो भी हो रहा है, जो भी साउंड्स हैं, एक्टिविटीज हैं, आपको हर चीज के बारे में पता है, आप हर चीज के बारे में अवेयर हैं, बट आप किसी भी चीज के बारे में सोच नहीं रहे। आपको साउंड आ रही है कि बाहर हॉर्न बज रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, वो चीज आपको पता है कि बाहर साउंड हो रही है, बट आप उस चीज पर फोकस नहीं कर रहे कि ये कौन है जो हॉर्न बजा रहा है या फिर ये कौन बच्चे हैं जो शोर मचा रहे हैं। आप कुछ नहीं सोच रहे, बट आपको पता है कि वो साउंड आ रही है। तो आप हर चीज के बारे में माइंडफुल हैं एंड आप एक थॉटलेस अवेयरनेस की स्टेट में हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आप किसी सिटी में रहते हैं जहां पर बहुत नॉइज है, वहां पर व्हीकल्स की नॉइज होगी, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी नॉइज होगी। बट ऐसा नहीं है कि आप उन सभी को ब्लॉक कर देंगे किसी भी तरह से। आपको थोड़ी बहुत तो आवाज आती ही रहेगी, बट आप हर चीज के बारे में अवेयर हैं। बट आप किसी चीज पर स्पेशली फोकस भी नहीं कर रहे हैं। आप हर चीज के बारे में अवेयर हैं कि हमें साउंड्स आ रही हैं, बाहर नॉइज है, बट आप उस चीज पर फोकस नहीं करेंगे, उस चीज के बारे में सोचेंगे नहीं। सो दिस इज कॉल्ड माइंडफुलनेस मेडिटेशन। देन नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल मेडिटेशन। ये स्पेसिफिकली ऐसे लोगों के लिए है जो प्रेयर भी करते हैं एंड गॉड के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आप प्रेयर कर रहे हैं तब भी आप गॉड से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, और जब हम स्पिरिचुअल मेडिटेशन की बात करते हैं तब भी हम गॉड से कम्युनिकेट करते हैं। एंड इसमें बाकी मेडिटेशन की तरह ही आपको शांत रहना है एंड पूरा फोकस करना है अपने कम्युनिकेशन पर। देन नेक्स्ट इज फोकस्ड मेडिटेशन। यहाँ पर फोकस्ड का मतलब है कि आप किसी एक चीज पर अपना पूरा ध्यान लगाएंगे। वो कोई साउंड हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर आप कोई मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक थॉट के बारे में सोच सकते हैं, बट वो सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए। अगर आपके माइंड में बहुत स्ट्रेस है तो उस सभी स्ट्रेस को फ्री करने के लिए, अपने माइंड को क्लियर करने के लिए आपको किसी एक चीज पर फोकस करना होगा। ये होता है फोकस्ड मेडिटेशन। फोकस्ड मेडिटेशन के लिए आप रिलैक्सेशन म्यूजिक भी यूज कर सकते हैं। मींस आप रिलैक्सेशन म्यूजिक सुनते हुए उसी पर फोकस करें एंड इस तरह से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। एंड जब आप इस तरह का मेडिटेशन करते हैं उसके बाद आप अपने डेली टास्क बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं क्योंकि आपका फोकस बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज मूवमेंट मेडिटेशन। यहाँ पर आपका फोकस होगा एक स्पेसिफिक बॉडी मूवमेंट पर। मींस वो किसी भी बॉडी पार्ट का मूवमेंट हो सकता है, जैसे स्पेसिफिकली फिंगर्स का मूवमेंट या फिर हैंड का मूवमेंट या फिर कोई भी ऐसा जेंटल मूवमेंट जो रिपीटेटिव फ्लोइंग मूवमेंट है। मींस आप कंटिन्यूअसली उस मूवमेंट को कर रहे हैं, जैसे एंटायर अपर बॉडी को स्लो सर्कुलर मोशन में मूव कर सकते हैं। एंड आपको सिर्फ उसी मूवमेंट पर ध्यान देना है, आपका पूरा फोकस उसी मूवमेंट पर होना चाहिए।
देन नेक्स्ट इज मंत्रा मेडिटेशन। यहाँ पर हम मेडिटेशन करते टाइम मंत्र का उच्चारण करते हैं। एंड जिस तरह से फोकस्ड मेडिटेशन में हमने बात की थी कि हम एक ही चीज पर फोकस करेंगे, तो यहाँ पर वो एक चीज क्या है, वो है मंत्र का उच्चारण। सो यहाँ पर हमारा कंप्लीट फोकस कंसंट्रेशन मंत्र के उच्चारण पर होती है। जैसे हम योगा में कई बार ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं। एंड ऐसा क्यों? क्योंकि इससे डीप वाइब्रेशन आती है और उसी डीप वाइब्रेशन पर हम फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। तो यहाँ पर उसी मंत्र के उच्चारण पर हमारा पूरा फोकस होता है इन मंत्र मेडिटेशन। ओके, देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सो डेली लाइफ बहुत बिजी हो गई है आजकल, एंड इसमें फ्री टाइम निकालकर अपने मेंटल पीस के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है मेडिटेशन, जिससे हमारा माइंड पीसफुल होता है एंड हमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी रिडक्शन देखने को मिलता है। देन हेडेक, जॉइंट पेन्स, ऐसे सभी पेन से रिलीफ मिलता है मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से। एंड इंसोम्निया जो एक स्लीपिंग डिजीज है, इसमें भी काफ़ी हेल्प मिलती है अगर हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। देन क्योंकि हमें पता है कि जब हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा फोकस, अटेंशन बढ़ती है, तो इससे हमारा पेशेंस भी इंक्रीज होता है एंड हम ज़्यादा सिंपैथेटिक बनते हैं दूसरों के लिए। देन हमारा डिवोशन भी बढ़ता है एंड हमारा ये बिलीफ कि सुप्रीम बीइंग एग्जिस्ट करते हैं, इस चीज़ में भी हमारा बिलीफ बढ़ता है, स्पेसिफिकली अगर हम स्पिरिचुअल मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं। एंड हमारे अंदर खुद एक अर्ज होती है, मीन्स हम खुद चाहते हैं कि हम सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करें एंड सोशल लाइफ में कोऑपरेटिव रहें, मीन्स दूसरों की हेल्प करें एंड अपनी सोशल सर्विस पर ध्यान दें। सो ये सभी चीज़ें, ये सभी बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन करने के। Now proceeding to the last topic of this chapter, career opportunities in yoga. So यहाँ पर different opportunities हैं, जैसे योगा इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर, योगा थेरेपिस्ट, रिसोर्स ऑफिसर इन योगा, नेचुरोपैथी डॉक्टर, ये सभी कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं योगा में। एंड योगा में आगे प्रोसीड करने के लिए प्रमोट करना चाहिए योगा स्टूडेंट्स को कि वो अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, हर तरह के एस्पेक्ट पर ध्यान दें। मेंटल हाइजीन की प्रैक्टिस करें, मीन्स आपके मेंटल थॉट्स प्योर होने चाहिए, आप अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें एंड आप में इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी भी इमिजिएटली कोई भी रिस्पॉन्स ले लिया, नहीं, आप में इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मीन्स आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होने चाहिए। टू इंटीग्रेट मोरल वैल्यूज, आपको पता होना चाहिए क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए एंड एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए थ्रू मेडिटेशन एंड योगा। सो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर एक्सप्लेनेशन। अब तक हमने चैप्टर को समझा, अब हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली 2026 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं फॉर चैप्टर 1। अगर आपको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए या फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर चाहिए, इसके लिए आप प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पर एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी गिवन है। ओके, starting with first question, which of the following kriya improves the eyesight, tones up visual mechanism and helps to calm the mind? तो यहाँ पर eyesight improve करने की बात हो रही है। हमने षट क्रिया में जो 6 प्रोसेस देखे हैं, उसमें से eyesight के लिए स्पेसिफिकली कौन सा था? दैट वाज त्रटक, जिसे हम आई गेजिंग के लिए यूज करते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन डी, त्रटक इज द करेक्ट आंसर। जब आपको एग्जाम में आंसर लिखना है तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर और ऑप्शन दोनों चीजें मेंशन करनी है, ठीक है। Rajiv is suffering from digestive tract related problems. Which of the following kriya should be practiced to remove toxic materials from stomach, liver, urinary bladder, लार्ज एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन्स? यहाँ पर अगर हमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम है, उससे टॉक्सिक मटेरियल्स रिमूव करने हैं, मतलब उसको प्योरीफाई करना है, तो इसके लिए हम कौन सी षट क्रिया परफॉर्म करते हैं? दैट इज नॉली। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next question, which of the following statement is not a condition on which the human body remains healthy? तो हमने 3 कंडीशंस देखी थी। अब उन 3 कंडीशंस में हमें ये बताया गया था कि फिजिकली हेल्दी कैसे रहना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट 3 ऑप्शंस हैं, एडिक्वेट नरिशमेंट, ये बिल्कुल जरूरी है एंडोक्रिन ग्लैंड्स के लिए, टिश्यूज के लिए। देन इफेक्टिव रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये भी जरूरी है ताकि हमारी बॉडी प्योरीफाइड रहे एंड कोई भी टॉक्सिक मटेरियल वहां पर ना रहे। देन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल नर्व कनेक्शंस, ये भी जरूरी है। देन ऑप्शन डी, थॉटलेस अवेयरनेस। तो देखिए, थॉटलेस अवेयरनेस ये स्पेसिफिकली हमने मेडिटेशन के लिए पढ़ा, बट यहाँ पर जब हमसे कहा जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी हेल्दी कैसे रहेगी, उसके लिए क्या कंडीशन है, तो यहाँ पर हम स्पेसिफिकली ऐसी कंडीशंस की बात करें जो हमें फिजिकली हेल्दी रखती है, ठीक है। तो यहाँ पर थॉटलेस अवेयरनेस, ये मेडिटेशन की बात हो रही है जो हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, तो इसलिए
यहाँ पर जो फर्स्ट 3 ऑप्शंस हैं ये कंडीशंस हैं हमारी ह्यूमन बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, बट ऑप्शन डी थॉटलेस अवेयरनेस ये मेडिटेशन की बात हो रही है, तो ये स्पेसिफिकली कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी थॉटलेस अवेयरनेस इज द करेक्ट आंसर। Next question, this type of meditation is for those who regularly participate in prayer as it's based on communicating with God. तो जब हम गॉड से कम्युनिकेट करते हैं तो उसके लिए प्रेयर तो करते ही हैं और साथ ही इस टाइप का मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो ये कौन सा मेडिटेशन होता है? दिस इज स्पिरिचुअल मेडिटेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। यहाँ पर आप जब बुक से ये चैप्टर पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है, जब मैंने आपको सिलेबस वीडियो प्रोवाइड की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको सीबीएसई स्टडी मटेरियल को रेफर करना है चैप्टर पढ़ने के लिए। तो जब आपने ये वीडियो देख ली है, आपने चैप्टर को यहाँ पर समझ लिया है, तो एक बार जब भी आपके पास टाइम हो आप उस चैप्टर को बुक से भी पढ़ना, ठीक है। आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में वो लाइन टू लाइन आपको सीबीएसई स्टडी मटेरियल से ही मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब आपने चैप्टर को समझ लिया है तो एक बार आपको उसको रीड भी करना है, ठीक है। एंड सीबीएसई स्टडी मटेरियल की पीडीएफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है, ठीक है। उसके अलावा और कोई बुक रेफर करने की नीड नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉन लाइन आसन। देखिए टाइप ऑफ आसन से हर बार एक क्वेश्चन जरूर बनता है, बिकॉज यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ आसन है, हमने 4 टाइप्स के आसन पढ़े हैं जो स्पेसिफिकली हम इस बेसिस पर डिसाइड कर रहे हैं कि इनिशियल पोजीशन क्या रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। सो आपको एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं, ठीक है। सो प्रॉन लाइन आसन कौन से होते हैं, सबसे पहले रिकॉल करिए। सो प्रॉन लाइन आसन का मतलब है जिसमें हम इनिशियल पोजीशन में अपने स्टमक पर लाई करते हैं। तो यहाँ पर भुजांगासन, मकरासन, शलभासन ये सभी प्रॉन लाइन आसन हैं, बट सुप्त वज्रासन ये प्रॉन लाइन आसन नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक हमने एमसीक्यू कंप्लीट किए हैं, अब हम 2 मार्क्स क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज बस्ती, एक्सप्लेन इट्स एनी 2 बेनिफिट्स। सो सबसे पहले हमें बताना है बस्ती क्या है। सो बस्ती इज वन ऑफ द षटकर्मा, हमने 6 षटकर्मा पढ़े हैं जिसमें से एक है बस्ती। सो ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को प्योरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम वाटर का यूज कर सकते हैं और बिना वाटर के भी प्योरीफाई कर सकते हैं। देन बेनिफिट्स ऑफ बस्ती, सो हमसे 2 बेनिफिट्स पूछे गए हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जब भी हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर बार मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन आंसर कैसे लिखने हैं, क्योंकि आंसर प्रेजेंटेशन के लिए कोई स्पेशल टिप्स नहीं होते। जब आप आंसर लिख रहे हैं, अगर आप तभी ध्यान से समझ लें कि कैसे लिखना है तो आप आंसर राइटिंग डेफिनेटली सीख जाएंगे, ठीक है। कैसे अच्छे से आंसर प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 पार्ट्स थे क्वेश्चन के, पहला पार्ट हमने आंसर कर दिया है, ठीक है। इसके बाद जब दूसरा पार्ट आंसर करना है तो बीच में आप स्पेस लीव कर सकते हैं। स्पेस लीव करने का स्पेस नहीं है, वैसे होता है, बट आपको यहाँ पर स्पेस लीव करना चाहिए, ठीक है। बट अगर नहीं है तो उस केस में क्या करना है, तो आप सिंपली नेक्स्ट लाइन से लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ बस्ती आर, इस तरह से हमने स्टेटमेंट लिखी है। अब हमें 2 बेनिफिट्स पूछे गए हैं तो यहाँ पर हम पॉइंट वाइज आंसर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर जो पॉइंट्स होते हैं ये कभी भी क्वेश्चन नंबर के साथ क्लैश नहीं करने चाहिए। लाइक अगर क्वेश्चन नंबर है 11 तो यहाँ पर आपको 1 2 इस तरह से आपको पॉइंट्स नहीं देने हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन नंबर का जो फॉर्मेट है उसके साथ क्लैश करेगा, ठीक है। इसलिए आप फर्स्ट सेकेंड या फिर ABCD इस तरह से आपको आंसर करना है, ठीक है। सो बस्ती के बेनिफिट्स क्या होते हैं, इससे हमारी गैस्ट्रिक ट्रबल सॉल्व होती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है एंड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन प्योरीफाई हो पाता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे एंड जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उससे हम वाटर एब्जॉर्ब कर पाएंगे, तो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन प्योरीफाई हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 4 करियर अपॉर्चुनिटीज इन योगा। अब देखिए जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, हमें ये समझ में ना आए कि हमें यहाँ पर पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है या नहीं, तो आप उसके वेटेज को देखें और जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखा है उसको देखें। तो यहाँ पर क्वेश्चन का वेटेज कितना है, 2 मार्क्स, और यहाँ पर क्या कहा गया है, राइट एनी 4, मतलब यहाँ पर पहली बात हमें सिर्फ लिखने को कहा गया है, एक्सप्लेन इस तरह का कोई कीवर्ड नहीं लिखा, ठीक है। और 4, अगर 4 पॉइंट्स लिखने हैं 2 मार्क्स के लिए, इसका मतलब हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें सिंपली उनका नेम बताना है 4 करियर अपॉर्चुनिटीज का। सो यहाँ पर योगा इंस्ट्रक्टर और टीचर, योगा थेरेपिस्ट, योगा ट्रेनर इन स्कूल्स, योगा रिसर्चर, इस तरह के डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं योगा की फील्ड में, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर जब हमें पॉइंट वाइज आंसर लिखना था तो हम इस तरह से पॉइंट फॉर्मेट यूज करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 4 मार्क्स का क्वेश्चन गिवन है। ड्यूरिंग मॉर्निंग वॉक विभम एंड ऋतु ऑब्जर्व पीपल प्रैक्टिसिंग योगासन इन द पार्क। तो वो देखते हैं पार्क में कुछ लोग योगासन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये डिसाइड करते हैं कि ये भी जाकर उस सेशन को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है सजेस्ट देम सम एस्पेक्ट्स एंड की पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल परफॉर्मिंग योगिक प्रैक्टिसेस। तो जब हम योगिक प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब हम योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आंसर करने से पहले आपको एक स्टेटमेंट क्वेश्चन से ही लिखनी होगी। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन से ही स्टेटमेंट बना रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड while performing yogic आसन्स are as follows। ठीक है, इस तरह की एक स्टेटमेंट हमने लिखी। अब इसके बाद हमसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जब आपसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए, मींस ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखते हैं, इसका मतलब वो बहुत डिटेल्ड पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, बट अगर वो डिटेल्ड पॉइंट्स नहीं है, तो उस केस में फिर आपको 8 पॉइंट्स लिखने होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर क्योंकि हमने इतने डिटेल पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर टोटल 8 पॉइंट्स देने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमें आसन सिर्फ बुक से नहीं, इंस्टेड एक एक्सपीरियंस टीचर की गाइडेंस में परफॉर्म करने चाहिए। देन आसन को कभी भी झटके से परफॉर्म नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली उस फाइनल पोज को अटेन करना है, एंड काउंटर पोजेस भी ग्रेजुअली करने हैं। ओके, देन फाइनल पोस्चर को कुछ देर रखना है, उसमें रहना है, बट अपनी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं। बट अगर कोई भी इंजरी या इलनेस होती है, तो आपको टीचर को कंसल्ट करना होगा, और जैसे वो स्टेप्स बताते हैं, जो भी प्रिकॉशन बताते हैं, वो फॉलो करने होंगे। देन जहां पर आप प्रैक्टिस करते हैं योगासन, वो प्लेस क्लीन होनी चाहिए एंड वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए। देन जब तक हमें कोई और इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए, तब तक हमें नोज से ही ब्रीथिंग करनी है, एंड अपनी कैपेसिटी से ज्यादा प्रैक्टिस ना करें। हमेशा आसन प्रैक्टिस करते टाइम सारा ध्यान आसन के इफेक्ट्स पर रखें। मींस ऐसा नहीं है कि इधर आप योगासन प्रैक्टिस कर रहे हैं और उधर आपके माइंड में आपके एग्जाम, आपके स्टडीज और दुनिया भर की टेंशन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप योगासन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस टाइम अपने माइंड को शांत रखेंगे एंड ये फोकस करेंगे कि आसन का क्या इफेक्ट है हमारे माइंड पर, हमारी बॉडी पर। देन शवासन किसी भी पॉइंट पर परफॉर्म कर सकते हैं, स्पेशली जब आप टायर्ड फील कर रहे हैं। एंड अगर बीच में आपने शवासन परफॉर्म नहीं किया है, सारी योगिक प्रैक्टिसेस कंप्लीट हो गई हैं, तो जनरली हम शवासन लास्ट में प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हमारी बॉडी रिलैक्स हो पाए। ओके, सो यहाँ पर हमने 8 पॉइंट्स डिस्कस किए। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द पीवाईक्यू डिस्कशन फॉर चैप्टर 1। सो यहाँ पर हमने 2026 बोर्ड एग्जाम के पीवाईक्यू डिस्कस किए स्पेसिफिकली फॉर चैप्टर 1। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस वीडियो। यहाँ पर हमने चैप्टर को समझा और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम चैप्टर 2 कवर करेंगे। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट है, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय एवरीवन, कीप स्टडीइंग।